कबील खान की हवेली चलगोजों के जंगल में वाक़ थी और वो जंगल कबील खान की ही मिल्कियत था। हवेली का अक़बी हिस्सा पहाड़ी के साथ जुड़ा था। सामने मजबूत लकड़ी का एक बड़ा गेट था जो मशरिकी जानिब पड़ता था। दीवारों की ऊंचाई 10-11 फुट थी। हवेली के सामने वाली दीवार जहां शुमाली और जुनूबी समत की दीवार से मिल रही थी, वहां 2 मोर्चे इस तरह बने हुए थे कि उनकी चारों दीवारों में फायरिंग करने के लिए होल मौजूद थे। खास्ता गुल ने काफी तफसील से हवेली का नक्शा खींचा था। मुझे लगा वो हवेली के हिफाजती इंतजामात से मरूब करना चाह रहा था। उसे कुछ मजीद मालूमात पूछने के बाद मैं सरदार की तरफ मुतवज्जे हुआ। खान साहब, आपने कुछ पूछना है? असबात में सर हिलाते हुए खास्ता गुल को वो मुखातिब हुआ। मोहतरम जनाब सरदार कबील खान के चहीते साले साहब, क्या वो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर भी यहाँ नहीं पहुँचेगा? वो थूक निगलता हुआ बोला, मगर आप लोगों ने वादा किया है कि अगर मैंने तमाम मालूमात आपको दे दी तो आप मुझे गोली नहीं मारेंगे। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, हमने जो वादा किया था उस पर हम कायम हैं दोस्त। वो मायूसी भरे लहजे में बोला, वो सबसे पहले अपने अगराज व मकासद मद्देनजर रखता है। मैं भी साला होने की वजह से उसका मंजूर नजर नहीं हूँ। मेरी अपनी जात में भी ऐसी कई बातें मौजूद हैं जिनकी वजह से उसने मुझे ये मकाम दिया हुआ है। ये अलहदा बात है कि लोग उसकी वजह में रिश्तेदारी को ले आते हैं। मैंने कहा, वैसे तुमने हमें पहचान लिया है या अब तक हमें ज़रवली का आदमी समझ रहे हो? वो बोला, मुझे शक है कि तुम वही हो जिसने रोशन खान को लंगड़ा किया है। वो तुम्हारा तस्करा SS के नाम से कर रहा था। मैं मुस्कुराया, शक की वजह? वो बोला, चलती गाड़ी के टायर को पहली गोली से निशाना बनाना और फिर इतनी सुर्रत से मेरे दोनों मुहाफिजों के सर में गोली उतारना, ये काम हर आदमी का नहीं। मैंने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा, तो फिर तुम हमें किसी मुशीर ज़रवली से क्यों मंसूब कर रहे थे? वो साफ गोई से बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ये समझो मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, और हकीकत तो ये है कि मुशीर ज़रवली का नाम का कोई सरदार इस इलाके में मौजूद नहीं है। मैंने फौरन पूछा, तो अब क्यों एतराफ कर रहे हो? वो बोला, क्योंकि अब तुम मेरी जान बख्शी का वादा कर चुके हो और रोशन खान कह रहा था कि SS अपने अल्फाज से नहीं फिरता। मैंने कहा, मगर मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और इस बात पर मैं कायम हूँ। मेरी बात सुनकर उसका रंग पीला पड़ गया। उसने कहा, नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे। मैं साफ गोई से बोला, यार सीधी बात यह है कि तुम्हें जिंदा छोड़ने से हमारी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। वो बोला, मैं हर कसम खाने को तैयार हूँ, हर जमानत देने को तैयार हूँ। मैं इस हमले को, मगर उसकी बात दरमियान में रह गई थी क्योंकि एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखते हुए मैंने दूसरा हाथ उसके सर पर रखा और दोनों हाथों को मुखालिफ जानिब जोरदार झटका देते हुए उसे जिंदगी की कैद से आजाद कर दिया। एक मुल्क दुश्मन शख्स से वादे वईद लेने की हमें कोई जरूरत नहीं थी और ना हमें उससे कोई हमदर्दी थी। सरदार ने कहा, बंदे को मारने का ये तरीका मुझे भी सिखा दो। मैं हंसा, अब जिंदा बंदा तो यहाँ मौजूद नहीं, मुझे तुम्हारी गर्दन के साथ ये करके तुम्हें सिखाना पड़ेगा। वो तुर्की बतुर्की बोला, नहीं, तुम मुझे जबानी बता दो और मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने कहा, तुम्हें तो नहीं, अलबत्ता अपने चनारे बहन को मैं ये तरीका जरूर सिखाऊंगा। उम्मीद है लीजोना की आमद के बाद वो इस तरीके को किसी न किसी पर जरूर इस्तेमाल करना चाहेगी। वो मुझे मतून करता रहा, बोला, अगर मैं भी कमांडो वालों के जेर निगरानी स्नाइपर कोर्स कर लेता तो तुम्हारी मिन्नत की जरूरत न पड़ती। मैंने बॉडी में पड़ी लाशों की तलाशी ली। अच्छा, इतना वक्त नहीं है कि हम गप्पे हाँकें, ये सीखना सिखाना बाद में भी चलता रहेगा। मैंने बॉडी में पड़ी लाशों की तलाशी ली। उनकी नकदी और हथियार उठाकर मैंने लाशों को वहीं पड़ा रहने दिया था। उसके बाद खास्ता गुल की भी तलाशी लेकर उसे डबल कैबिन की बॉडी में फेंक दिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर मुझे डैशबोर्ड से बरेटा पिस्टल हाथ लगा। पिस्तौल सरदार की जानिब बढ़ाकर मैंने कहा, थोड़ी खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करना पड़ेंगी। सरदार ने पिस्टल नेफे में उड़स कर कहा, खुश्क लकड़ियों की कौन सी कमी है, और वो वहाँ बिखरी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। मैं भी उसका हाथ बटाने लगा। छोटा सा ढेर इकट्ठा करके मैंने डबल केबिन के ऑयल टैंक के नीचे रखा और लकड़ियों को आग लगा दी। चलो, सरदार को कहकर मैं वहाँ से दूर हटता चला गया। गाड़ी से 60-70 गज दूर आकर मैंने एक गोली गाड़ी के ऑयल टैंक पर फायर की। अगर ये पेट्रोल वाली गाड़ी होती तो मुझे लकड़ियां इकट्ठा करने की तगोदो न करनी पड़ती। ये डीजल वाली गाड़ी थी और डीजल को आग पकड़ने के लिए आग चाहिए होती है। डीजल टैंक में सुराख हुआ और डीजल सीधा जलती हुई लकड़ियों पर गिरा। आग के शोलों ने बुलंद होकर टैंकी को अपनी लपेट में ले लिया था। मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हम वहां से दूर हटते गए। हम चंद कदम ही चल पाए होंगे कि एक कान फाड़ने वाला धमाका हुआ जो ऑयल टैंक के फटने का था। नाले तक जाते हुए वक्फे वक्फे से टायर फटने के धमाके भी सुनाई देते रहे। हमने तेज रफ्तारी से चलते हुए नाला उबूर किया और फिर मगरिब ही की समत बढ़ते रहे। शाम का मलगजा अंधेरा फैल रहा था। नाले से ऊपर चढ़ाई काफी सख्त थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। वो चढ़ाई चढ़कर हम सड़क पर पहुंचे
उसके बाद भी चढ़ाई थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम दाएं हाथ मौजूद नाले में उतर गए। वो नाला मगरबी पहाड़ियों की तरफ से आ रहा था, लेकिन आगे जाकर ये शुमाल की समत मुड़कर अलाम खेल की तरफ जा निकलता और वहां से उस नाले में शामिल हो जाता जिस नाले को हम उबूर करके आ रहे थे। लेकिन उस वक्त हमारा रुख मगरबी पहाड़ी की तरफ था। नाले में चढ़ाई निस्बतन आसान थी। पहाड़ी की जड़ में जाकर ये नाले एकदम ऊपर को उठ जाते, वरना नीचे उनकी चढ़ाई करीबन गैर महसूस ही होती है। हम उस वक्त तक उसी नाले में चलते रहे जब तक के चढ़ाई दुश्वार गुजारना हो गई। उसके बाद हम दाएं तरफ की हल्की ढलान सर करने लगे और फिर पहाड़ी के मुतवाजी होकर शुमाल की जानिब बढ़ते गए। सीधे रास्ते की बजाय ये दुश्वार गुजार रास्ता हमने इसलिए इख्तियार किया था ताकि अलाम खेल से कोई आदमी खास्ता गुल वगैरह का पता करने आए तो उसे रास्ते में हम न मिलें। गो गाड़ी के ऑयल टैंक और टायरों के फटने की आवाज बासानी अलाम खेल में सुनाई गई होगी, लेकिन इस तरह के धमाके चूंकि यहाँ का रोजमर्रा हैं, इसलिए कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। मुख्तलिफ कबाइल की लड़ाइयाँ, पाक आर्मी और दहशत गर्दों के टाकरे, दहशत गर्दों की आपस में फायरिंग, मुजाहिदीन का कुफ्फार से दो हाथ करना और जाती दुश्मनी के बायस एक दूसरे पर हथियारों का इस्तेमाल आए रोज का मामूल है। इसके बावजूद कोई बैद नहीं था कि इन धमाकों को सुनकर कबील खान के आदमी अपने बंदों का पता करने के लिए उस तरफ का रुख करते। सरदार बरेटा पिस्तौल पाकर काफी खुश था। इन तीनों की क्लैशनकोफें भी हम साथ ही उठा लाए थे। कमांडर सईद पहले वाली क्लैशनकोफों को पाकर बड़ा खुश था। मैं चाहता था कम से कम हम वहाँ सुबह शाम जो खाना खा रहे थे उसका मुआवजा ही दहशत गर्दों के हथियारों के साथ अदा हो जाता। हम गपशप करते इशा की नमाज के बाद ही कमांडर अब्दुल रशीद के घर पहुँच पाए थे। दोनों कमांडर अब्दुल हक के कमरे में बैठे किसी खास बातचीत में मसरूफ थे। कमरे का दरवाजा चूंकि खुला था इसलिए हम खटखटाने की जहमत से बच गए थे। हमें देखते ही अब्दुल हक खुशी से मुस्कुराया। आओ दोस्तों, आज तो सारा दिन ही गायब रहे। हम तीनों क्लैशनकोफें चटाई पर रखते हुए उनसे मुसाफा करने लगे। हाँ भैया, थोड़ा काम था। अब्दुल हक ने कहा, शाम की नमाज से जरा पहले धमाके की आवाज सुनी थी। मैंने जवाबन कहा, हाँ हमने भी सुनी थी। मेरा ख्याल है किसी ने खाइस्ता गुल और उसके 2 मुहाफिजों को कत्ल कर दिया है, उनकी गाड़ी को आग लगा दी है। यकीनन आपने उस गाड़ी के पेट्रोल टैंक के फटने का धमाका सुना होगा। अब्दुल हक ने हमें मुखलिसाना मशवरे से नवाजते हुए कहा, दोस्त कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहे हो। एहतियात बहरहाल बहुत अच्छी होती है और जहाँ तक मेरे नाकिस इल्म और तजुर्बे की बात है तो कबील खान निहायत चालाक, मक्कार और खतरनाक शख्स है और ये गालिबन तीसरा चौथा नुकसान है जो उसे मुसलसल तुम लोगों की तरफ से पहुंच रहा है। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, आपके मुखलिसाना मशवरों की जरूरत हमें हमेशा रहेगी अब्दुल हक भाई। बाकी फिलहाल तो हमने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। हमारे पास उनकी ये क्लैशनकोफें हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यकीनन आपको इन क्लैशनकोफों की हैयत तब्दील करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खामोश बैठा कमांडर अब्दुल रशीद खुशदिली से बोला, शुक्रिया जवान। इसमें कोई शक नहीं था कि ये हथियार हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफा है। ये कहकर वो तीनों क्लैशनकोफों का जायजा लेने लगा। मैंने कहा, सरदार अपना 30 बोर पिस्तौल अब्दुल हक भाई को दे दो। सरदार ने सर हिलाते हुए 30 बोर पिस्तौल और उसकी फालतू गोलियां कमांडर अब्दुल हक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब्दुल हक भाई ये हमने वाना से खरीदा था। जज़ाकल्लाह। अब्दुल हक ने शुक्रगुजारी के कलिमात के साथ पिस्तौल थाम लिया। मैंने कहा, अब्दुल हक भाई एक छोटी सी दरखास्त है। वो बोले, हुक्म करो भाई, अगर हमारे बस में हुआ तो इनकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, शायद 1-2 दिनों तक हम अंगोर अड्डे का रुख करें। क्या वहाँ भी हमें मुजाहिदीन के लिए बनी हुई दाल रोटी खाने को मिल सकेगी? अब्दुल हक तफसील बताता हुआ बोला, अंगोर अड्डे में हमारा बहुत बड़ा तरबियती सेंटर मौजूद है, लेकिन मैं आपको वहाँ जाने की बजाय नसरुल्लाह खान खोजल खेल के घर जाने का मशवरा दूंगा। वो मेरा दोस्त बल्कि उस्ताद है। वो खुद भी तरबियती सेंटर जाता रहता है। बेहतर यही होगा कि आप ये दाल रोटी उसकी बैठक में रहकर खाएं। बाकी अंगोर अड्डे से पहले खुमरंग और रिगजई नाम की 2 आबादियां आती हैं। खुमरंग में मौलवी अब्दुल्ला असगर और रिगजई में कारी गुलाम मोहम्मद के घर आपको खुशामदीद कहा जाएगा। बस वहाँ ये कह देना काफी होगा कि आप कमांडर अब्दुल रशीद और अब्दुल हक के मेहमान हैं। बाकी तस्दीक वगैरह वो खुद करते रहेंगे। मैं शुक्रगुजारी के गहरे एहसास के ज़ेरे असर बोला, यकीनन आपका ये एहसान हम कभी नहीं उतार सकेंगे। वो बोले, ये कोई एहसान नहीं है मेरे दोस्त। पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी मुल्क है, बल्कि सच कहूँ तो इस्लाम का कला है और ये सब हम अपने मुल्क की खातिर कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि नीयत साफ हो तो मंजिल आसान रहती है। अब यही देख लो कि बज़ाहिर तो हम एहसान कर रहे हैं, मगर हमसे कई गुना ज्यादा आप लोग हमारे काम आ रहे हैं। 9 अदद क्लैशनकोफों की काफी ज्यादा कीमत बनती है और एक क्लैशनकोफ बेचकर ही आप लोग 5-6 माह तक ऐसी दाल रोटी से मुफीद हो सकते हो। मैंने कहा, सिर्फ दाल रोटी नहीं अब्दुल हक भाई, 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत मानी रखता है। उसने खूबसूरती से मौजू तब्दील कर दिया। अच्छा, खाना खा लिया कि नहीं? मैंने कहा, जो मैं सुबह से दाल की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा हूँ, इससे भी आपको अंदाजा नहीं हुआ। भूखा आदमी ही दाल की इतनी तारीफ कर सकता है। मेरी बातों पर वो दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। सरदार के होंठ भी मुस्कुराने के अंदाज में खुल गए। अब्दुल हक ने फौरन एक आदमी को लाकर हमारे लिए खाना लाने का हुक्म दिया।
सरदार ने पूछा, वैसे आपने हमें तरबियती सेंटर जाने से क्यों मना कर दिया? अब्दुल हक ने जवाब दिया, क्योंकि वहाँ मुजाहिदीन हर वक्त तरबियत में मशगूल रहते हैं और आप लोगों का तरबियत में हिस्सा न लेना काफी सवालात को जन्म देगा। हर किसी के सामने शायद आप वजाहत न कर सकें कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। अलबत्ता ये सिर्फ मेरा अपना ख्याल है। अगर आपकी ख्वाहिश तरबियती सेंटर जाने की है तो वहाँ भी आपको रिहाइश और खाना पीना जरूर मिलेगा। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, हमारे लिए नसरुल्लाह साहब की बैठक ही मुनासिब रहेगी। उसी वक्त खाने के बर्तनों के साथ एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। खाना खाकर हम खुशबूदार कहवे से लुत्फानंदोज हुए और दोनों कमांडरों से इजाजत लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। उन तीनों की लाशें उसी रात दरियाफ्त कर ली गई थीं। तीनों का आबाई इलाका भी अलाम खेल ही था। जोहर की नमाज के बाद उनका जनाजा था। हमने बड़े एहतमाम से उनके जनाजे में शिरकत की, लेकिन कबील खान का दीदार न हो सका। खाइस्ता गुल के बकौल वो एक खुदगर्ज और मतलब परस्त शख्स ही निकला था। अपने साले के जनाजे में शिरकत न करके उसने खाइस्ता गुल की इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी थी, वरना अंगूर अड्डे से वहां तक गाड़ी में कितना कुछ वक्त लगना था। और फिर उसी रोज मुजाहिदीन की एक गाड़ी अंगूर अड्डे जा रही थी। हम अब्दुल हक से इजाजत लेकर उसी गाड़ी में अंगूर अड्डे रवाना हो गए। पहले हमने सोचा था शायद कबील खान अपने साले की मौत पर वहां आ जाए, लेकिन उसे कोई ज्यादा ही खूबसूरत मसरूफियत मिल गई होगी कि उसने अलाम खेल आने की जहमत नहीं की थी। शाम की अजान के वक्त मुजाहिदीन हमें नसरुल्लाह खान खोजल खेल के घर के सामने उतार कर आगे अपने रास्ते चल दिए। जाने से पहले वो नसरुल्लाह खोजल खेल से हमारा तारुफ करवाना नहीं भूले थे। वो सफेद रीश मुजाहिद उम्र की उस मंजिल में था जहां इंसान के कुवा आराम के तलबगार होते हैं, लेकिन वो अपनी आखिरत संवारने में लगा हुआ था। उसने हमें खुशदिली से खुशामदीद कहा और अपने घर से मुल्हिक एक खूबसूरत से बैठक में हमें लेकर बिठा दिया। हमारी जरूरियात वगैरह का पूछने के बाद वो शाम की नमाज के लिए चला गया। हमने बैठक ही में नमाज पढ़ ली थी। रात का खाना इशा की नमाज के बाद ही खा सके थे। खाना काफी पुरतकल्लुफ बना था। खाने के बाद उसने चंद मिनट हमसे गपशप की और फिर हमें आराम की ताकीद करता हुआ चला गया। सुबह नाश्ते के बाद हम बैठक से निकल आए, लेकिन कबील खान के मखसूस अड्डे का रुख न किया, क्योंकि हम बाजार खुलने के मुंतजिर थे और हमें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। असलहे की दुकानें खुलते ही हम ड्रैगन ऑफ राइफल के साइलेंसर का पूछने के लिए एक दुकान में घुस गए। दुकानदार के नफी में सर हिलाने पर हम अगली दुकान की तरफ बढ़ गए। असलहे की तीसरी दुकान में हमें मतलूबा चीजें मिल गईं। उसकी खरीदारी में खाइस्ता गुल की जेब से मिलने वाली नकदी काम आई थी। हमारे पास जो बड़ी रकम मौजूद थी वो हम डी ब्लॉक पर छोड़ आए थे, क्योंकि इतनी ज्यादा रकम को साथ फिराना मुनासिब नहीं था। साइलेंसर खरीद कर हम जुनूब मशरिक की समत रवाना हो गए। वजीरिस्तान के लिहाज से अंगूर अड्डा खासा बड़ा शहर है और ये बिल्कुल पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर वाक़ है। अफगान वहाँ से मगरिब की जानिब पड़ता है और ये पाकिस्तान का आखिरी शहर है। घंटा डेढ़ घंटा पैदल चलने के बाद हम खड़कले के करीब पहुंच गए थे। मशरिक की जानिब जाने वाली सड़क खड़कले में दाखिल होने से पहले ही नजर आ गई थी। हम उस सड़क से थोड़ा फासला रख कर चलने लगे ताकि किसी को ये शुबा न हो कि हम कबील खान की हवेली की जानिब जा रहे हैं। आगे चूंकि चढ़ाई थी इसलिए हमें घंटे से ज्यादा वक्त आगे भी लग गया था। उस तरफ दरख्त काफी घने थे, इसलिए हमें छुप कर जाने में आसानी हो रही थी। पहाड़ी उबूर करते ही हमें वो वसीओ अरीज पुख्ता हवेली नजर आ गई थी। उसके करीब जाने की बजाय हम सामने फैले जंगल में घुस गए। दरख्तों की बहुतात ने हवेली को हमारी नजरों से ओझल कर दिया था। हमारे कदम सामने वाली पहाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे, जिसकी बुलंदी पर जाकर हम हवेली का अच्छी तरह जायजा ले सकते थे। उस पहाड़ी का हवेली से जमीनी फासला तो 3-4 किलोमीटर से ज्यादा था, लेकिन हवाई फासला किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। पहाड़ी की बुलंदी पर जाते ही हम एक चट्टान की ओट में लेटकर हवेली का जायजा लेने लगे। वहाँ से वो वसीओ अरीज हवेली बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही थी। खाइस्ता गुल ने हवेली के बारे में बिल्कुल सही तफसील बतलाई थी। अभी हम हवेली का मुकम्मल जायजा नहीं ले पाए थे कि हमें हवेली का दाखिली दरवाजा खुलता नजर आया। दरवाजा खुलते ही 4 डबल केबिन बाहर निकली और दरख्तों में गायब हो गईं। चंद मिनट बाद वो हमें उस पहाड़ी रास्ते पर दिखाई देने लगी जिस तरफ से हम चलकर आए थे। बुलंदी से नीचे जाकर चारों गाड़ियां हमारी नजरों से ओझल हो गई थी। मैंने कहा, खान साहब, मुझे तो लगता है वो कमीना यहाँ से निकल गया है। सरदार ने ताईदी अंदाज में कहा, मैं भी तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ। मैंने मुंह बनाकर कहा, गोया यहाँ आना बेकार गया। वो बोला, नहीं, हवेली का जायजा तो ले लिया ना, बल्कि मेरा तो मशवरा है अंदर घुस कर भी देख लेते हैं। खाइस्ता गुल के कहने के मुताबिक कबील खान के जाने के बाद यहाँ 2-3 आदमी रह जाते हैं। अगर ये इत्तला दुरुस्त है तो एक वक्त में एक आदमी को ड्यूटी पर होना चाहिए, बाकी 2 आराम करते होंगे, और एक आदमी को लाइल्म रख कर अंदर घुसना तुम्हारे जैसे चोर के लिए मुश्किल नहीं होगा। मैंने कहा, मैं कैसे चोर हुआ? लीजोना का दिल तो तुमने चुराया है और चोर मैं। वो बोला, तुम्हें कमांडो वालों ने इतने तरीके तो सिखाए ही होंगे।
मैंने कहा उन्होंने यकीनन बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे अपनी यूनिट के उस्तादों ने तरबियत दी है। वो ऐसा मजाक कर रहा था, यार तुम तो संजीदा हो जाते हो। मैंने कहा अल्लाह की शान। अब सरदार भी मजाक करने लग गया। उसने कहा अच्छा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और अब मोर्चों के होल्स का जायजा लो, क्या कोई हरकत नजर आ रही है? मैं संजीदा होते हुए बोला मैं काफी देर से होल्स का जायजा ले रहा हूँ, लेकिन कोई हरकत नजर नहीं आ रही। वो बोला मेरा ख्याल है अपना सामान और हथियार यहीं छोड़कर हवेली के करीब जाकर देखते हैं, शायद अंदर जाने की कोई सूरत निकल आए। यूं भी हमारे पास पिस्तौल मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ग्लॉक और बरेटा की मौजूदगी में हमें किसी राइफल की जरूरत नहीं। मैं उससे इत्तेफाक करते हुए उठ गया। पहले सामान के लिए कोई मुनासिब जगह ढूंढ लें। 8-9 घंटे की तलाश के बाद हमें एक गार मिल गया था। वो गार इतना ऊंचा जरूर था कि उसमें हम सर झुकाकर खड़े हो सकते थे। वहाँ पत्थरों से बना आरजी चूल्हा और उसमें पड़ी राख हमें ये बावर करवाने के लिए काफी थी कि इस गार को पहले भी कोई इंसान इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन वो राख काफी पुरानी थी, गोया ये महीनों पहले किसी ने आग जलाई थी। अपने सफरी थैले और हथियार वहाँ छोड़कर हम गार से बाहर निकल आए। सिर्फ पिस्तौल हमने अपने पास रहने दिए थे। अलबत्ता मैंने छोटी सी ताकतवर दूरबीन भी थैले से निकालकर जेब में डाल ली थी। एक हल्की सी चादर हमने मकामी लोगों के अंदाज में सर पर पगड़ी के तौर पर बांधी और उसका एक तरफ से लटकता हुआ पल्लू हमने चेहरों के गिर्द इस तरह लपेटा कि पल्लू ने नकाब की तरह हमारा चेहरा छुपा लिया। हवेली के करीब पहुंचकर हमने दरख्तों की आड़ में रहते हुए दाखिली दरवाजे का जायजा लिया। मजबूत लकड़ी का दरवाजा जिस पर सुर्ख और सब्ज रंग का पेंट किया गया था। किसी किस्म की हरकत न होती देखकर मैंने दोनों मोर्चों का जायजा लिया, मगर वहाँ भी सुकून नजर आया। हम जुनूब की जानिब से एक चक्कर काटकर हवेली की अकबी जानिब पहुंचे। अकबी जानिब की दीवार तो बाकी तीनों दीवारों से कम बुलंद थी, लेकिन उस पर कांटेदार तार इस अंदाज में लगी हुई थी कि उसको काटे बगैर अंदर जाना मुमकिन नहीं था। हमने पहाड़ी ढलान पर चढ़कर दूरबीन से सामने की दीवार में मोर्चों का जायजा लिया, लेकिन मोर्चों में संतरी मौजूद नहीं थे। दोनों मोर्चों के नीचे पुख्ता कमरा बना हुआ था और कमरे की छत पर चढ़ने के लिए लोहे की एक मजबूत सीढ़ी दिखाई दे रही थी। मोर्चों का दरवाजा मगरबी दीवार में बना हुआ था। इन दरवाजों में किवाड़ मौजूद नहीं थे। अगर इन मोर्चों में कोई एक आदमी भी मौजूद होता तो हम उस ढलान पर बैठे हुए आसानी से नजर आ गए होते। मैंने मशवरा देते हुए कहा मेरा ख्याल है अंदर दाखिल होने के लिए जुनूबी दीवार मुनासिब रहेगी। सरदार फौरन जुनूबी दीवार की जानिब बढ़ गया। इंतजार किस बात का है? मैंने कहा मैं अंदर जाऊंगा और तुम उसी दीवार को मशरकी कोने पर मेरे इशारे का इंतजार करना। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगा, वरना तुम बाहर निगरानी करना। सरदार फौरन मोतरिज हुआ और बोला मेरा ख्याल है सीनियर होने के नाते ये फैसला करना मेरा हक है कि अंदर कौन जाएगा और बाहर कौन रहेगा। मैंने पूछा पता है सबसे बुरी आदत कौन सी है तुम्हारी? वो मुंह बनाते हुए बोला बस तुम्हारे लिए तो सारी आदतें ही बुरी हैं। मैंने कहा हाँ, मगर अब मैं सबसे बुरी आदत का पूछ रहा हूँ। वो बोला मैं तो ये कहता हूँ कि अपने साथी को खतरे का सामना करने की बजाय अपनी जात को पेश करना अच्छी आदत है। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त, इसे कहते हैं पठानी मिजाज। अब जरा ये बताओ कि तुम्हारा निशाना मुझसे बेहतर है? उसने कहा नहीं, तेरा बेहतर है। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास साइलेंसर लगा पिस्तौल है? उसने इस मर्तबा भी अपना सर दाएं बाएं हिला दिया। नहीं। मैंने पूछा क्या तुम जिस्मानी लड़ाई में मुझसे बेहतर हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि अंदर जाकर करना क्या है? वो सोचते हुए बोला कि इस बारे में हमने मशवरा कोई किया नहीं। मैंने आखिरी सवाल पूछा अब बताओ अंदर किसे जाना चाहिए? मुंह बनाते हुए उसने दीवार से पीठ टिकाई। जा तू ही मर जाके। और अपनी दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर दोनों हाथ अपने सामने पकड़ लिए। मैंने हंसते हुए उसके दोनों हाथों पर एक पांव रखा और दूसरा पांव उसके कंधे पर रखकर मैंने दीवार के ऊपरी किनारा पकड़ा और उचक कर दीवार पर चढ़ गया। इस चौड़ी दीवार पर उल्टा लेटकर मुझे तमाम हवेली का अंदरूनी मंजर नजर आ रहा था। दाखिली गेट के जवानिब में 2 छोटे कमरे बने हुए थे। कमरों के साथ ही सामने के रुख यानी मशरकी दीवार के साथ दोनों जानिब गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई थी। पुख्ता ईंटों के सुतूनों पर लोहे की चादरों की छत थी। उस वक्त भी जुनूबी तरफ की पार्किंग में सफेद रंग की एक सिंगल केबिन टोयोटा खड़ी थी और उसके साथ ही एक बड़ा टैंकर खड़ा था जिसमें यकीनन हवेली की जरूरियात का पानी लाया जाता होगा। सामने की दीवार के दोनों कोनों में भी एक कमरा बना हुआ था जिसकी छत पर दोनों मोर्चे बने हुए थे। शुमाली दीवार में मोर्चे वाले कमरे के साथ 2 गुस्लखाने और 2 बैतुल खला बने नजर आ रहे थे। यकीनन ये मुलाजिमों के लिए बनाए गए थे। जबकि जुनूबी दीवार में एक बावर्ची खाना बना हुआ था। उसके साथ हवेली का वसी सहन था जिसमें किसी भी किस्म के शुगल मेले के लिए काफी गुंजाइश मौजूद थी। खाइस्ता गुल के बकौल वो जो नाच गाने वगैरह की महफिल सजाते थे उसके लिए ये सहन बहुत मुनासिब था।
उसके बाद शुमाल मगरबी दीवार में एक एनेक्सी जैसी बनी नजर आई। इस हवेली के अंदर होते हुए भी वो बाकायदा हवेली से अलहदा थी। उसके 2-3 फुट ऊंची 4 दीवारी भी बनी हुई थी जो बांस की लकड़ी को चीर कर उसके टुकड़ों से बनाई गई थी। मालूम यही होता था कि वो खुसूसी मेहमानों के लिए थी, या ये भी मुमकिन था कि वो सिर्फ सरदार कबील खान के लिए इस्तेमाल होती हो। उस एनेक्सी और जुनूब मगरबी तरफ बनी हुई हवेली की असल इमारत को एक बरामदा आपस में मुल्हिक करता था। मैं 2-3 मिनट दीवार पर लेट कर हवेली का जायजा लेता रहा। मुलाजिमों के शुमाली कमरे का दरवाजा मुझे खुला हुआ नजर आया। बावर्ची खाने से उठता हुआ धुआं इस बात का मजर था कि कोई खाना वगैरह बना रहा है। दाखिली दरवाजे के पास एक कुर्सी रखी हुई थी और उसके साथ ही दीवार के सहारे एक क्लैशनकोफ खड़ी थी। मैं जिस दीवार पर लेटा था उसके 2 फुट नीचे कमरे की छत बनी हुई थी। मैं आहिस्ता से कमरे की छत पर उतर गया। गो इस कमरे में किसी की मौजूदगी बैद इस कयास थी। उसके बावजूद एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना मुझे गवारा नहीं था। दीवार के साथ लगकर चलता हुआ मैं उस जगह पहुंचा जहां से नीचे उतरकर मुलाजिमों के लिए बने हुए बावर्ची खाने का फासला मुझसे 15-20 गज से ज्यादा न होता। नीचे उतरते वक्त मैं छत की मुंडेर पकड़कर नीचे लटका और पंजों के बल कूद गया। नीचे कूदते ही मैं उसी कोने में दुबक गया और उसके साथ कमर से बंधे होल्स्टर में रखा ग्लॉक 19 मेरे हाथ में आ गया। उसकी नाल में साइलेंसर फिट करके मैं आहिस्ता से उठा। मेरा इरादा अंदरूनी इमारत का जायजा लेने का था, लेकिन मेरी या उस मुलाजिम की बदकिस्मती जो उस वक्त बावर्ची खाने से रोटियों का छाबा और सालन का डोंगा उठाए बाहर निकला। अगर वो सामने देखता हुआ मुलाजिमों के बने हुए कमरे का रुख करता तो यकीनन जिंदा बच गया होता, लेकिन उस वक्त उसने बगैर किसी वजह के ठीक उस तरफ निगाह दौड़ाई जहां मैं मौजूद था। उसका मुंह हैरत से खुला रह गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ठक की आवाज के साथ ग्लॉक की मजल ने गोली उगली और वो माथे में लगने वाली गोली की वजह से पीछे की तरफ गिरा। उसके नीचे गिरने के शोर से ज्यादा उसके हाथ में थामे डोंगे के गिरने का शोर हुआ। हालाका हुमायूं ना बियादे सा गुला को, ओए हुमायूं फिर क्या गंद कर दिया है। यकीनन डोंगे के गिरने की आवाज उस कमरे तक पहुंच गई थी। आन जहानी हुमायूं ने वाकई गंद किया था कि अपने साथ अपने साथियों की मौत का भी सबब बन गया था। अब अगर मैं उन्हें जिंदा छोड़ता तो खुद मेरी सलामती खतरे में पड़ जाती। मैं तेज रफ्तारी से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आई थी। मरने वाले की तरफ से कोई जवाब न पाकर उन्होंने कमरे के बाहर झांकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। दरवाजे पर रुके बगैर मैं अंदर दाखिल हुआ। एक आदमी कानों में ईयरफोन लगाए मोबाइल फोन पर गाना बजाना या उसी किस्म की कोई चीज सुन रहा था, जबकि दूसरा क्लैशनकोफ की बैरल में रॉड मारकर सफाई कर रहा था। पहली गोली मैंने उसी की खोपड़ी में उतार दी, जबकि मोबाइल फोन के साथ मशगूल आदमी की तो आंखें बंद थी, इसलिए उसे गोली लगने के बाद भी मालूम न हो सका कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ये मोबाइल फोन भी अजीब इजाद है कि जहां कॉल के लिए सिग्नल मौजूद न हो वहां भी लोग इसे इस्तेमाल किए बिना नहीं रह सकते। एक छोटी सी मशीन जिसमें दर्जनों सिस्टम मौजूद हैं। वजीरिस्तान में जहां मोबाइल फोन की सर्विस नहीं मिलती वहां भी मैंने ज्यादातर नौजवानों के हाथ में मोबाइल फोन देखे हैं। खाइस्ता गुल के कहने के मुताबिक कबील खान की गैर मौजूदगी में वहां 2 से 3 मुहाफिज मौजूद थे और 3 आदमियों को मैं खत्म कर चुका था। मैं वहां से निकलकर उस अलहदा इमारत की तरफ बढ़ गया जिसकी 4 दीवारी में बांस की लकड़ियां इस्तेमाल की गई थी। वही जगह मुझे उस हवेली में सबसे अहम नजर आ रही थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।